है। राजा नासिर साहब भूल गए जब ये MWM के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको तमाम उलमा कराम अच्छे लगे। देखो ना, वो उलमा को सर का ताज कहते थे। और पिछले साल ये अगर इसको PTI का टिकट मिल जाता तो उसको MWM बहुत अच्छा लगता, क्योंकि MWM और PTI कोलिशन थी। लेकिन चूंकि वो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, अब ये किसी भी पार्टी में नहीं। हमारे मुतासरीन को NHA पैसा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो हमारा पहला मुतालिबा ये है कि रोंदू के रोड के मुतासरीन को आप मुआवजा दें कि भाई हम यहाँ से सयाहों से टैक्स लेंगे। तो हम ये समझते हैं कि सयाह करगिल लद्दाख से तो नहीं आता, सयाह उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से सयाह आते हैं। पाकिस्तान में 20 सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाया जा रहा है। अगर आप यूथ को आप मुखलिस है तो यूथ को आप बल्दियाती इंतखाबात करो, यूथ को आप नौकरियां दे दें, यूथ को आप प्रोग्राम दे दें, बजाय इसके कि आप सहूलियात देना, लोगों की मसाइल हल करना इस हुकूमत के तरजीहात में शामिल नहीं। हमारे मेंबरान असेंबली के तरजीहात पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, 200 फुट रोड रखना है, 3000 फुट। गिलबर्सान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भी भुगत दिया है, गिलबर्सान के अवाम ने PTI को भी भुगत दिया है। अब गिलबर्सान के अवाम ने अब JTL की हुकूमत को, इसको हम JTL हुकूमत कहते हैं, इसको भी भुगत लिया है। अब वो लोगों में वो जोश और खरोश नहीं रहा जो किसी इस्लामाबाद नवाज जमात के साथ होती है। अब के बाद मैं गिलबर्सान में तब्दीली देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GB ट्रू न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से हमारे जो इश्यूज़ है उसको हाईलाइट करें, ताकि जो ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं और जो असम्बली में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उन तक हमारे जो पैगामात पहुँचे, ताकि वो इश्यूज़ को हल किए जा सकें। और हम इसी हवाले से मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो सियासी नुमाइंदगान होते हैं, जो इस स्ट्रगल में रहते हैं कि आवाम के लिए कुछ मराहत मिले या आवाम के इश्यूज़ को हल किए जा सकें। तो आज हमारे दरमियान गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान के चेयरमैन नजफ़ साहब। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से जो हमारे GB हुकूमत है वो क्या कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर ये भी सुनने में आ रही कि और ये भी अभी बातें फैल रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं वो लीज पर दे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और हम यहाँ पर बात बताते चलें तो यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के यहाँ पर आवाम के जो ज़हनों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और अहम इशू ये भी है कि अभी जिस हल्के से अभी नजफ़ साहब बिलोंग करते हैं, उस हल्के में भी हमने भी ये देखा गया है कि वहाँ पर भी जो NHA की तरफ से वहाँ पर टूल प्लाजा लगाया गया था। तो वहाँ पर जो राजा नासिर साहब के कहने के मुताबिक ये थे कि वहाँ पर जो टूल प्लाजा है वो उससे अब आवाम के लिए बेनिफिट होंगे, और वो जो टैक्स जो मौसूल होते हैं वो उसी रोड को बनाने के लिए काम में आएंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे नजफ़ साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल GB ट्रू न्यूज़ के लिए वक़्त दिए। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो इश्यूज़ है जिसके हवाले से आप लोग बात भी कर रहे हैं, तो ये बताइएगा सर सबसे पहले कि ये जो लीज़ पे जो पहाड़ों के देने के हवाले से ये बताइएगा सर कि अभी अगर पहाड़ लीज़ पे दे रहे हैं तो इससे GB के आवाम के लिए क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसानदेह होंगे? शुक्रिया नायर भाई। देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा ख़त्ता है और मुतनाज़ा ख़त्ते में पाकिस्तान के वो तमाम क़वानीन लागू नहीं होते जो पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए बनाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना मादनियात का जो शोबा था वो पहले गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के पास हुआ करता था, अब कौंसल से गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के पास आया है। और हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात मिनरल्स के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हुई है। और अगर कानून साजी हो भी जाए तो हमारा कहना यह है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 इंच ज़मीन खाली से सरकार नहीं है, डोगरा राज से यहाँ की चीज़ों के जो है ना निशानदेही की नापा गया है। तो यह एक हमारी चरागाहें हैं या हमारे मुत्तसिल गाँवों से देहात से मुत्तसिल इलाके हैं या लोगों के पास जो है ना अपनी ज़मीनें हैं। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात किसी मतलब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका को दिया गया है,
तो हम समझते हैं कि गिलगिस्तान के आवाम में वैसे भी लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात पाया जाता है, वैसे भी लोगों के जो है ना आंखों में जो है ना खून उतरा हुआ है, चूँकि यहाँ बदतरीन लोड शेडिंग है, यहाँ तालीम की सहूलियात नहीं है, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस पर अगर हमारे मादनियात किसी अमेरिका को, चाइना को, या किसी पाकिस्तान के किसी रिटायर्ड जर्नल को, या पाकिस्तान के किसी जो है ना सरमायादारों को दिया गया, तो यहाँ मज़ाहमत होगी, यहाँ लोग काम करने नहीं देंगे। अब हमारा एक ही मुतालिबा है, गिलगित बल्तिस्तान के जो मादनियत के काम करने वालों को सहूलियत फराहम किया जाए। यहाँ बारूद पर पाबंदी है, लोग एक एक किलो बारूद के लिए तरस रहे हैं, लोगों को जो है ना चेक पोस्ट लगा कर इनको जो है ना कारोबार तबाह किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर रखा जाए। अच्छा सर, ये और यहाँ पे एक ये बात जैसे कि अभी लैंड रिफॉर्म के हवाले से लोग ये बता रहे हैं कि जो लैंड रिफॉर्म बेसिकली सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी GB में, तो उस वक्त इस चीज़ को लाया गया था। तो ये बताया गया सर कि अभी उस वक्त जब लैंड रिफॉर्म लाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो अब ये जब पार्टी PTI वाले हैं वो इसकी मुखालिफत क्यों करें? अगर मुखालिफत कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कौन सी चीज़ है सर जिससे आवाम के लिए नुकसानदेह हो? असल में लैंड रिफॉर्म के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम कहते हैं पहले हमारा मुतालिबा है कि जितने गैर क़ानूनी जो है ना अलॉटमेंट्स हुई है, जितने गैर क़ानूनी ख़रीद व फ़रोख्त हुए, जितने गैर क़ानूनी कब्ज़े हुए हैं, पहले इनको लोगों से वो कब्ज़े छुड़ाया जाए। मसलन गंबस कर दो कि एक शख़्स के पास अगर 1500 कनाल ज़मीन है, या गंबस का, या शिगर में खोज नाम का कोई होटल, या आगे जाकर हेमल नाम के किसी होटल को लोगों ने 200 या 300 कनाल दिया है, तो पहले गिलगित बल्तिस्तान से की जितनी ज़मीनें लोगों ने कब्जा किया है, इदारों ने कब्जा किया हो, या सरमायादारों ने कब्जा किया हो, या गाँव के नंबरदारान ने कब्जा किया हो, लैंड माफिया ने कब्जा किया हो, उन तमाम ज़मीनों को वागज़ार कराया जाए। वागज़ार कराने के बाद फिर वो तमाम जो है ना उन गाँव वालों पर जिन पर हुकूक है, इन पर मुनसिफाना तकसीम कीजिए। अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी बात नहीं करे, जो कब्जे हुए उसकी बात नहीं करे, जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई है उसको तकसीम करने की बात करते हैं। तो ये शायद मैं समझता हूँ इस पर अमल दरामद भी मुमकिन नहीं है। और हमारा एक मौक़िफ़ क्लियर है, हम चाहते हैं कि यहाँ स्ट्रिक्ट सब्सिडी रूल बहाल करें। अगर पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हमसे मुखलिस है, यहाँ स्ट्रिक्ट सब्सिडी रूल बहाल करे, तो स्ट्रिक्ट सब्सिडी रूल में हमारे तमाम जो है ना क़वानीन मौजूद है, जिसमें हमारी जंगलात, मादनियात और हमारी जो है ज़मीनों की कुदरत वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल है। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी आपकी जो हल्का है रुंदू, वहाँ पर हमने सर गुज़श्ता दिनों ये देखा गया था कि वहाँ पर टोल प्लाज़े बनाए गए थे, जिसके हवाले से आपके भी हमने बयान देखे थे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपने भी इस चीज़ की मुखालिफत किया था और कहा गया था कि अगर इस चीज़ को हटाने में अगर GB हुकूमत इसको नहीं हटाती तो आप लोगों ने हटा देना है। तो वाकई में आप लोगों ने इस चीज़ को हटाया सर, लेकिन ये बताइएगा उस टोल प्लाज़ो को रखने और हटाने में ये बताइएगा सर कि इसमें आवाम के लिए क्या नुकसानदेह है सर? असल में जहाँ देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ता है। जब हम कहते हैं कि NFC अवार्ड से हमें हिस्सा दे, तो पाकिस्तान कहता है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ता है तो NFC अवार्ड से गिलगित बल्तिस्तान को हिस्सा नहीं मिल सकता। और NHA, मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में NHA हो गया, FWO हो गया, NLC हो गया, या SCO हो गया, ये ख़ुद गैर क़ानूनी है। देखें ना, क्योंकि ये ₹1 गिलगित बल्तिस्तान में ये ख़ुद ₹1 का टैक्स नहीं देते हैं, तो NHA को कोई हक़ नहीं पहुँचता है कि वो हमसे टैक्स वसूल करे। और तीसरा, हम रोंदू गिलगित कदू रोड मौत का कुआं बना हुआ है। हमने मुतालिबा किया पहले गिलगित कदू रोड को आप महफूज तो बनाए, अब गिलगित कदू रोड के जो मतलब टनल्स है आप वो बना दे। और तीसरा अहम मुतालिबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान रोड के लिए रोंदू के लोगों ने ज़मीनें दिया है, उनकी मकानात, उनके होटल या उनकी दुकानें ज़ाय हुई है, डैमेज के नाम हुए। यहाँ तक गिलगित रोंदू का जो अस्पताल है उसकी दीवार गिराया गया है। 7 साल हो गए हैं हमारे मुतासरीन को NHA पैसा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो हमारा पहला मुतालिबा ये है कि रोंदू के रोड के मुतासरीन को आप मुआवजा दे दें। इसके बाद गिलगित कदू रोड को महफूज बना दे। महफूज बनाने के बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली कानून साजी करेंगे कि वो किन से टैक्स लेना है, किन से टैक्स नहीं लेना। और एक और बात ये लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ से सयाहों से टैक्स लेंगे, तो हम ये समझते हैं कि सयाह करगिल लद्दाख से तो नहीं आता, सयाह उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से सयाह आते हैं पाकिस्तान से। तो बसरी चेक पोस्ट पर आप बैरल लगा ले और बाबूसर पर आप बैरल लगा ले, इससे जो है ना उसमें हम कोई रकम नहीं डालेंगे।
लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हम NHA को, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के रोड महफूज नहीं होंगे, हम NHA को यहाँ पर आने नहीं देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अवामी एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, जो इनको भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों के जो गिलगित बल्तिस्तान के जो चेयरमैन है एहसानुल्लाह साहब, उसको भी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद अभी मयूर साहब की भी अभी हमने सुना है कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाले हैं, और इस हवाले से हमने भी ज़मानत के हवाले से भी देखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो ये बताइए सर कि इनको गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं, और क्या आपकी भी गिरफ्तारी मुतवक्किल है सर? असल में देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की ये बदकिस्मती है, यहाँ दहशतगर्द आज़ाद है, यहाँ मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले आज़ाद है, यहाँ करप्शन करने वाले आज़ाद है, यहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले आज़ाद है, यहाँ ठेकों को नामुकम्मल करने वाले आज़ाद है, यहाँ 23 घंटे बदतरीन लोड शेडिंग करने वाले आज़ाद है। लेकिन हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों पर आप शेड्यूल 4 लगा लेते। आपको यह सुनकर हैरान होंगे, दारेल तांगेर में या वहाँ से लोगों को पकड़ बसों से उतार कर मारा जाता है, या हमारे हाजिर सर्विस कर्नल को मारा जाता है, या FC के नौजवान को कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। वहाँ कोई शेड्यूल 4 नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल 4 पानी मांगने वालों पर होगा, बिजली मांगने वालों पर होगा, गिलगित सल्तनत रोड को महफूज करने के मुतालबा करने वालों पर होगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बना देंगे, आप जितना डंडे चलाए, आप जितना शेड्यूल 4 लगाए, जितना दहशतगर्दी के एक्ट लगा ले, यहाँ से जो है ना नफरतों में इजाफा ही होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 20 सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। अगर आप यूथ को आप मुखलिस है तो यूथ को आप बल्दियाती इंतखाबात करो, यूथ को आप नौकरियाँ दे दें, यूथ को आप प्रोग्राम दे दें, बजाय इसके कि आप यहाँ शेड्यूल 4 लगाते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं। और मैं तो हैरान हूँ, मैं समझता हूँ कि बताया जाए कि यहाँ पर मुकामी कोई जमात तश्कील देना चाहे, एक दफ्तर खोलना चाहे, तो रातों रात उस दफ्तर को जो है ना सील किया जाता है, जबकि लाड़काना का बिलावल भुट्टो यहाँ पर तकरीर कर सकता है, नोडोरो का जो है ना आसिफ जरदारी साहब को यहाँ प्रोटोकॉल है, यहाँ पर रायवन का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आता है तो कोई कदगन नहीं है, इमरान खान आए तो कोई कदगन नहीं है, मौलाना फजल रहमान आए तो सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है, अल्लामा सजिद नकवी साहब या मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब, जो भी MKM वालों को भी यहाँ पर मतलब इजाज़त है वो दफ्तर खोले, वो जो कुछ करना, जमात इस्लामी को इजाज़त है, इधर जाकर आपको मतलब काब का चौधरी हुसैन को भी इजाज़त है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई अपनी मुकामी कोई तंजीम बनाना चाहे तो इनको खतरन लाया जाता है। मैं समझता हूँ ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली है, ये आज़ादी इजहार आज़ादी राय पर पाबंदी है। और दूसरा, हमारे लोग कहते हैं कि आप लोग आपको वोट क्यों नहीं देते। भाई आप हमें जाने तो दे, मतलब मायार को स्कर्दो आने के लिए 4 चेक पोस्ट पर गुजरना पड़ता है, या बाबाजान अगर स्कर्दो आए तो 50 चेक पोस्ट पर उसकी एंट्री होती है, हम अवाम में जा नहीं सकते। तो अगर रियासत हमसे मुखलिस है तो गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना आइंसाद असम्बली बनाए, तो हमारी जो असम्बली है और गिलगित बल्तिस्तान के जितने हक परस्त साथी है इनको आज़ाद तो पब्लिक में जाने दे। यार देखो, जब बिलावल भुट्टो अपने मंशूर लोगों के पास दे सकते, मुझे क्या हक पर नहीं पहुंचता कि मैं अपना मंशूर लेकर पब्लिक में जाऊं। तो हमारे यहाँ रोरे नाड़ कहे तो जाए तो शायद गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हम ही बेहतर संभाल सकते हैं। अच्छा सर, अभी एक अहम इशू है जो कि आपको भी पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के रोड के हवाले से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान किसी एक ज़िला की नहीं है, पूरे बल्तिस्तान रीजन की है। तो इस हवाले से बच्चों ने भी एहतजाज किया था, और बच्चों का मौक़िफ़ यही था कि जब हमने एहतजाज किए तो आप और सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा वहाँ पर एहतजाज में शिरकत के लिए कोई नहीं आए। और उस वक्त आपने भी कहा था कि इस हवाले से भी आप आगे फोरम में जहाँ पर भी हो बात करेंगे, और इस रोड के हवाले से जितना मुमकिन हो इसको बनाने के लिए आप किरदार अदा करेंगे। तो ये बताइएगा सर, इस रोड को क्यों ताख़ीर के शिकार रखे हुए सर? या अभी क्या आपकी किसी इदारे के हेड से या जो जिम्मेदारान है उनसे बात हुई है रोड के हवाले से? असल में लोगों को सहूलियात देना, लोगों की मसाइल हल करना इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। हमारे मेंबरान असम्बली की तरजीहात पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, 200 फुट रोड रखना है, 3000 फुट पाइप लोगों को देना है, एक ट्रांसफार्मर मिल जाए तो इसका मुझे हिम्मत तो हैरान हूँ, हमारे मेंबरान
ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, लेकिन कौमी मसाइल पर कोई बात करने वाला नहीं थे। बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी सिर्फ बल्दिस्तान की नहीं है, गिलगित बल्दिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो तलबा आकर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ से मतलब ये रोड इस कदर जो है ना ख़तरनाक हो चुके हैं, कई बार यहाँ हादसा हो चुके हैं। और यहाँ पर मतलब जो बस है, कॉलेज की बसेस है, यूनिवर्सिटी की बसेस है, उसको आने जाने में बड़ी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब आपको याद होगा हमने एहतजाज किया था और इस रोड का टेंडर तो हो गया है। अब चूंकि ये स्कर्दू एक्शन के पास नहीं है, ये इसका जो इस पर काम शुरू जो है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिगर करेंगे, चूंकि ये लमसर रोड में शामिल है। तो मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिगर अपना ज़कावत अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदा जल्द अज जल्द बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी पर रोड का पर काम शुरू किया जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, फिर आपको या हुकूमत को या ज़िली इंतज़ामिया को तलबा और तालिबात को संभालना मुश्किल हो। अच्छा सर, तो फिर हम अभी इलेक्शन की भी वक्त करीब पे सर, तो हम थोड़ा इलेक्शन के हवाले से भी टच करते हैं सर। क्या ख्याल है सर कि आप इस साल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो किसी वफाकी पार्टी के थ्रू लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे सर? वो ज़माना चला गया जब लोग पार्टियां देखते थे। देखें आप पिछले इलेक्शन में आप जाएँ तो बल्तिस्तान रीजन की 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीते। रोंदू से राजा नसर खान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीते। खरमा से वज़ीर सलीम साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीते। आपका मुश्ताक साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीते। हाजी अब्दुल हमीद साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीते। हमें अवाम की ज़रूरत है, हमें पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी मशावरत जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोंदू के अवाम, रोंदू के यूथ जो ना हमारे साथ है। और मुझे अपने उलमा किराम पर, अपने यूथ पर, अपने मुअज़्ज़िज़ीन पर, हमारे माओ बहनों पर फ़ख्र है जो बग़ैर किसी लालच के अपने जेब से पैसा खर्च करके, मैं वाहिद बल्तिस्तान का जो है ना खुशकिस्मत तरीन शख़्स हूँ जिस पर जो है ना मेरे अखराजात मेरे कौम बर्दाश्त करता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़े और चूँकि एक आज़ाद कौम का नुमाइंदा जो है ना आज़ाद फैसले कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ने की जो है ना कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपने यहाँ पर उलमा किराम की बात की है, तो आपके हल्के से जो राजा नासिर साहब ने एक बयान दिया था कि हमारे हल्के में उलमा किराम सियासत में भी हाथ डालते हैं और उनका बहुत किरदार होता है। क्या वाकई में सर आपकी जो हल्का रुंदू है वहाँ से उलमा सियासत में हाथ डालते हैं सर? यार देखिए, मैं समझता हूँ कि उलमा को भी जिस तरह सियासी जमातों को सियासत करने का हक़ है, इसी तरह मजहबी जमातों को भी या कौमपरस्त जमातों को भी हम सबको इलेक्शन लड़ने का, सियासत करने का हक़ हासिल है। राजा नासिर साहब भूल गए जब ये MWM की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको तमाम उलमा कराम अच्छे लगे। देखो ना, वो उलमा को सर का ताज कहते थे। और पिछले साल ये अगर इसको PTI का टिकट मिल जाता तो उसको MWM बहुत अच्छा लगता, क्योंकि MWM और PTI कोलिशन थी। लेकिन चूंकि वो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, अब ये किसी भी पार्टी में नहीं है, अब ये मिक्स अचार पार्टी का हिस्सा है। मिक्स अचार पार्टी का हिस्सा है। और हमें यही नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान में किस जमात की हुकूमत है। पीपल पार्टी कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं, मुस्लिम लीग नून कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं। हम खुद हैरान है किस जमात की पसंद हुकूमत है। राजा नासिर साहब ने जो उलमा पर जो इल्ज़ाम लगे या उलमा की जो तौहीन की है, हमने उस वक़्त भी इसकी शदीद मुखालिफत की थी। हम उलमा समेत हमारे लिए तमाम सियासी मजहबी जमातें काबिल एहतराम हैं। हम तमाम जो है ना सियासतदानों के, तमाम इंसानों के एहतराम करते हैं। तो आज मुझे फ़ायदा मिले तो मैं उनकी एहतराम करूँ, आज मुझे इनसे नुकसान हो जाए तो मैं उनकी बदगोई करूँ, ये मुनासिब नहीं है। तो राजा साहब ने जो बातें की है उसका असरात इलेक्शन में इनके जो है ना बुरी तरह पड़ेंगे। और यकीन जाने राजा साहब के अपने करतूत की वजह से आज वो रोंदू में तन्हाई का शिकार है और वो मतलब सहारा ढूंढ रहा है और कोई पार्टी इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज बता दे गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मेशा का एक बहुत बड़ा बयान है कि हम लोटरों को कबूल नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ यकीनन, चूंकि कल राज नासिर ने कहा था कि मैं पीपल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो गवर्नर साहब का ये बयान है कि हम लोटरों को कबूल नहीं करेंगे। इससे अंदाज़ा लगा ले कि कोई जमात उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, तो अभी इलेक्शन के हवाले से निगरान सेटअप का बहुत बड़ा रोल होते हैं सर, तो क्या कोई ऐसा वज़ीर आला के हवाले से आप लोगों ने कोई सोचा हुआ है कि ये बंदा वज़ीर आला हो तो ये हमारे लिए कबूल हो? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि इलेक्शन के बाद हर कोई धांधली का रोनर होते हैं सर। अगर जो हार जाते हैं वो कहते हैं हम लोग धांधली करके हार गए, अदरवाइज जो जीते हैं वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए सर। असल में हम समझते हैं कि जब तक
फिर इलेक्शन ना होना तो लोग मुतमईन नहीं होंगे। ये कैसे होंगे सर? मसलन इस मतलब ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमिश्नर है, ये अरसे दराज से 6-7 सालों से ये मतलब हर 3 साल के बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है ना को तब्दील किया जाता है। एक तो इलेक्शन कमिश्नर खुद मुतनाज़ा है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत में किन किस्म के लोगों को लाते हैं। वो अगर बेदाग किरदार के लोगों को लाया जाए, अब वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कोई रिटायर्ड जनरल, कोई रिटायर्ड कर्नल, कोई रिटायर्ड जज या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को नवाजने की बजाय एक जो है ना काबिल तरीन पढ़ा लिखा किसी सियासी जमात से कुछ ना हो लेकिन सियासतदान हो, कम से कम उनको अगर मौका दे, या जिस फील्ड में मतलब अगर एजुकेशन वजीर तालीम किसी को लाना है तो किसी एजुकेशनिस्ट को लाए, या अगर वजीर पानी व बिजली लाना है तो कम से कम एक ऐसे शख्स को लाए जिसको किलोवाट और मेगावाट का पता हो। तो हमारी ख्वाहिश है और हम देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो निगरान हुकूमत बनने वाला है वो काबिल तरीन मेरिट पर इसको मतलब शीन यशकिन शिया सुन्नी की कोटे से निकलकर अहल लोगों को लाए। जब तक आप अहलियत और मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पर ना अमन कायम होगा, यहाँ पर ना मेरिट पर काम होगा, ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की कर सकेंगे। अच्छा सर, हमने हमेशा ये देखा कि हम जीबी की हुकूमत जो जीबी में देखते हैं कि वफाक में जिस हुकूमत होते हैं उसी का हुकूमत अक्सर हमने देखा कि डिफरेंटली यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बताया कैसे कि वहाँ से मुदाखलत भी ज़्यादा कर रहे होते हैं वफाक से, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि वफाक इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत पैदा न करें? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने देख लिया ना, गिलगित बल्तिस्तान अवाम ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी भुगत दिया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भी भुगत दिया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PTI को भी भुगत दिया है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अब JTL की हुकूमत को, इसको हम JTL हुकूमत कहते हैं, इसको भी भुगत लिया है। अब वो लोगों में वो जोश और खरोश नहीं रहा जो किसी इस्लामाबाद नवाज जमात के साथ होती है। अब के बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली देख रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में मज़ाहमतकार आएंगे, आगे आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में वो लोग आगे आएंगे जिन्होंने अपना पेट काट कर कौम की खिदमत की है। गिलगित बल्तिस्तान में वो लोग आगे आएंगे जिन्होंने 5 साल या 10 साल कौम को जो है ना धोखा देने की बजाय कौम के छोटे छोटे मामलात में आगे निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब के बार इस्लामाबाद वाली जमात को या बिलावल भुट्टो की तकरीर से मुतासर होकर या मरियम नवाज की तकरीर से मुतासर होकर वोट नहीं देंगे। वोट लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर देंगे, वोट अब लोग अपने मुस्तकबिल की बुनियाद पर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपकी जो हल्के की भी जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे सुन रहे, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे सर कि आपका जो मंशूर क्या होगा सर कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें तो मेन मंशूर क्या होगा? असल में मैं रंदू के आवाम से अपील करता हूँ कि रंदू के आवाम ने सैयद को भी वोट दिया है, राजे को भी वोट दिया है, वजीर को भी वोट दे दिया है। रंदू के आवाम ने जो है ना हाजिर रिटायर ब्यूरोक्रेट को भी वोट दे दिया है, रिटायर कैप्टन को भी वोट दिया है, तमाम तबकात के लोगों को आजमा लिया है। अब वो अपने अंदर से उड़ने वाला एक जो है ना गरीब शख्स को वोट देकर ये चेक कर ले कि शायद रुंदू में तब्दीली आएगी। रुंदू के अवाम ने गुलाम हुसैन मुखलिस को वोट नहीं दिया, रुंदू के अवाम ने इकबाल दिलबर को वोट नहीं दिया, रुंदू के अवाम ने जो है ना अली शफाक को वोट नहीं दिया, रुंदू के अवाम ने अब्बास एडवोकेट को वोट नहीं दिया, रुंदू के अवाम ने मंजूर परवाना को वोट नहीं दिया, रुंदू के अवाम ने मुश्ताक हकीमी को वोट नहीं दिया। अब मैं इनसे अपील करता हूँ कि कम अज़ कम मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखने किसी ऐसे शख्स को वोट दे दे जिनको ये एहसास हो कि भाई स्कूल में टीचर न होने से क्या मसला है, अस्पताल में एक्सरे मशीन होने से क्या मसला है। क्योंकि जिन लोगों को आपने वोट दिया है उनके बच्चे ने किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इनके इलाज ने किसी सरकारी स्कूल अस्पताल में होता है, और इनको गिलगित कर दो रोड मौत का कवाम बने तो भी कोई तकलीफ नहीं है, इनको शाहरा है कोहसान का रोड मौत का कवाम बने तब भी कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि कम से कम जिनको जो है ना भूख का एहसास हो, जिनको प्यास का एहसास हो, जिनको लोगों के मसाइल का इदराक हो, आप इनको वोट दें तो शायद आपकी जो तकदीर बदल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, जैसे कि आपने अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान चेयरमैन नजफ साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, हमने इनसे इनकी राय जानने की कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज़ है उसके हवाले से हमने इनसे गुफ्तगू की, इसके हल के हवाले से और ख़ासकर जीबी हुकूमत की जो कारकर्दगी के हवाले से हमने जानने की कोशिश की और आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी जाना है। तो इनका कहना था कि वो आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे और ये कह रहे हैं कि
अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत बनेंगे उसमें सबसे ज़्यादा मुज़ाहमती लोग उसमें मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह एक और नई जगह पर, एक और नई मुकाम पर और एक और नई शख्सियत के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।